Cancer is a very, very scary diagnosis. Most of the times these patients are wrongly diagnosed या misdiagnosed. एंड जब उनको महीना 2 महीना 3 महीना ट्रीटमेंट लेने के बाद भी इस चीज से रिलीफ नहीं मिलता, देन कोई अल्ट्रासाउंड, कोई सीटी स्कैन या कोई एग्जामिनेशन में पता चलता है कि अंदर ओवेरियन कैंसर था. तो एनी पर्सन, एनी वुमेन हु इज BRCA1 पॉजिटिव, उनको ओवरी कैंसर होने का रिस्क मोर देन 50%. ऐसे ही BRCA2 अगर पॉजिटिव है, ओवेरियन कैंसर होने का जो रिस्क है वो अराउंड 30 to 40%. इफ देयर इज एनी सिम्टम विच इज नॉट गेटिंग रिलीव बाय योर रेगुलर ट्रीटमेंट, इसका मतलब वी आर मिसिंग समथिंग. हाय, वेलकम टू एक्सपर्ट पॉडकास्ट, जहां मेडिकल एक्सपर्ट्स आपको आपकी भाषा में समझाते हैं. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कैंसर के बारे में जिसके बारे में अभी भी अवेयरनेस बहुत कम है. सो द टॉपिक फॉर टुडे इज ओवेरियन कैंसर, and today we have Dr. Chitresh Agarwal, medical oncologist from Paras Hospital, Panchkula. So welcome doctor and thank you for your valuable time. So आज हम बात करने वाले हैं कैंसर के बारे में. ये कैसे होता है, इसकी पहचान कैसे करनी है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इससे किस तरीके से बचा जा सकता है, और इसके बारे में सभी तरह के ट्रीटमेंट्स के बारे में हम जानेंगे आज डॉक्टर चित्रेश अग्रवाल जी से. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सर, कैंसर एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है. कैंसर जैसे कि हम सब जानते हैं कई तरह का होता है. सर्विकल कैंसर, ब्रेन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर ऑल्सो. तो इससे पहले कि हम ओवेरियन कैंसर के बारे में बात करें, मैं चाहती हूँ आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि कैंसर है क्या. कैंसर एक बीमारी है जिसमें अनकंट्रोल्ड रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स होता है. जी. नॉर्मली हमारे सेल्स, जो बॉडी में सेल्स हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, डिवाइड करते हैं. जी. सो नॉर्मली एक सिग्नल आता है सेल को कि वो डिवीजन शुरू करे. जी. और जब वो सिग्नल रुक जाए तो सेल अपनी डिवीजन बंद कर देता है. ओके. बट कैंसर में वो जो स्टॉप सिग्नल है वो बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं करती. ओके. और सेल कंटिन्यूअसली जो है वो रिप्रोड्यूस या डिवाइड करता रहता है. तो 2 raised to power n के हिसाब से 2, then 4, then 8, 16, ऐसे वो रिप्रोड्यूस करता रहेगा. और अल्टीमेटली जो स्टॉप सिग्नल है वो जो सेल है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता. ओके. एंड अल्टीमेटली द अनकंट्रोल्ड सेल reproduction or division will lead to a huge number of cell growth, which Okay. will be termed as a tumor or cancer. ओके. सो ओवरीज क्या होती हैं? Ovaries basically human females का एक बहुत important पार्ट है, जिसको basically वो organ है जहाँ से eggs बनते हैं. जी. So it is the female reproductive organ. और ये वो organ है जहाँ पे फीमेल एग स्टोर होते हैं एंड धीरे धीरे ओव्यूलेशन के साथ वो एग्स रिलीज होते हैं. ओके. एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नॉर्मल फीमेल जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके. सो ओवेरियन कैंसर क्या है? ओवेरियन कैंसर अगेन अनकंट्रोल्ड, जो मैंने पहले बताया कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द ओवेरियन सेल्स जो है वो ओवेरियन कैंसर होता है. ओवेरियन कैंसर बहुत टाइप्स का हो सकता है. जी. ओवेरियन कैंसर्स में डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द पेशेंट हम लोग बॉर्डरलाइन मैलिग्नेंट, बेनाइन, जर्म सेल ट्यूमर्स, ओके. सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स, ओके. या जो हम ओवेरियन कैंसर की बात करते हैं हाई ग्रेड सीरस कार्सिनोमास, ये एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है जो ओवरी के कैंसर्स में हम लोग देखते हैं. ओके. So benign cancer or benign cancer नहीं, benign is basically a growth which is not cancerous. Okay. So we have to understand कि जो भी every tumor or a growth in the body is not cancer. Okay. So sometimes there is a benign tumor or a benign collection of cells which over a long period of time can ultimately lead to cancer. But ovary में जो मैंने बताया कि एज के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि कौन से एज ग्रुप में कौन सा कैंसर ज्यादा कॉमन है. ओके. यंग फीमेल्स में जर्म सेल ट्यूमर, सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स, बॉर्डरलाइन सीरस ओवेरियन ट्यूमर्स कॉमन होते हैं. और 45-50 साल की उम्र से ज्यादा की महिलाओं में हाई ग्रेड ओवेरियन ट्यूमर्स हैं वो कॉमन होते हैं.
Okay, but it can occur at lower ages also. It can occur. Cancer, by definition, will not always follow the age pattern. Okay. जो हम आपको ये एज डिस्पोजिशन बता रहे हैं, that जी. is for most of the cases that we see. But ऐसा कहीं नहीं है कि यंग एज में हाई ग्रेड कैंसर नहीं हो सकता, Okay. या ओल्ड एज में जर्म सेल ट्यूमर नहीं हो सकता. Okay. So it is possible both ways, but common clinical scenarios में जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बताई हम लोग वो देखते हैं. So कम से कम कितनी एज में आपके अकॉर्डिंग कैंसर सेल्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं? इसका कोई डायरेक्ट ऐसा एस्टिमेट लगाना पॉसिबल नहीं है. व्हाट आई कैन टेल यू इज दैट वी सी इन इंडिया नाउअडेज cancers at a very young age. Okay. So for example, we are talking of ovarian cancer, but I will here like to take an example of breast cancer first. Okay. So breast cancer एक बीमारी है जो कि पहले हम लोग 50 साल से नीचे की महिलाओं में ऑलमोस्ट नहीं तो बहुत कम देखते थे. Okay. But आजकल we have patients who are 24, 25, 28 years of age जी. who are being diagnosed with breast cancer. Okay. सिमिलरली ओवेरियन कैंसर जो है वो हाई ग्रेड सीरियस कैंसर जो 50 साल से ऊपर की महिलाओं में होना चाहिए वो हम 30-32 इयर्स की महिलाओं में देख रहे हैं. Okay. एंड जर्म सेल ट्यूमर्स जैसी जो बीमारी है जो यंग फीमेल्स को होती है वो भी कॉमनली डायग्नोज हो रही है और हम लोग देख रहे हैं. Okay. So what is a germ cell tumor? जर्म सेल ट्यूमर बेसिकली ओवरी के पार्ट्स होते हैं. Okay. सो नॉर्मल ओवरी has 5 or 6 components. जिस पार्ट में से वो ट्यूमर ग्रो किया, okay, उसके हिसाब से उसका नाम दिया जाता है. लाइक ओवरी हैज सम जर्म सेल्स, जर्मिनल सेंटर सेल्स. वो ग्रो करने शुरू होंगे तो वो जर्म सेल ट्यूमर बनेगा. okay, वहां पे स्ट्रोमा मतलब जो बैकग्राउंड ऑफ द ओवरी है वो सेल्स अगर ग्रो करेंगे तो वो स्ट्रोमल ट्यूमर बनेगा. अगर ओवरी की एपिथेलियल जो लाइनिंग है वो या उसके आसपास का जो स्ट्रक्चर है वो ग्रो करना शुरू हुआ तो वो हाई ग्रेड सीरस कार्सिनोमा कहलाएगा. सो डिपेंडिंग कि ओवरी एक ऑर्गन है, ओवरी के ऑर्गन के अंदर 5 और 6 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं. okay, तो जिस कंपोनेंट में ट्यूमर्स ज्यादा जो सेल्स हैं वो ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं उस कंपोनेंट के नाम से हम उसको ट्यूमर को या उसके कैंसर का नाम रखा जाता है. okay. So ovaries का फीमेल बॉडी में फंक्शन क्या होता है? ओवरीज का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो है ईस्ट्रोजन हार्मोन जो फीमेल हार्मोन है उसको बनाना. जी. प्लस एज ए मेंशन कि जो फर्टिलिटी के लिए एग्स हैं वो ओवरी बनाती है. ओके. सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइटल ऑर्गन फॉर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव इम्यून सिस्टम. ओके. तो अभी तक जितने भी पेशेंट्स आपके पास आए हैं उनकी कैंसर जर्नी कैसी रहती है? सो ओवेरियन कैंसर में कुछ स्पेक्यूलियर चीजें हैं जो ओवरी कैंसर से बहुत कॉमनली हम लोग देखते हैं. एक कि ओवरी कैंसर इज यूजुअली डायग्नोज्ड एट अ एडवांस्ड स्टेज. ओके. सो एंड ओवरी कैंसर का कोई ऐसा सेट स्पेसिफिक सिम्टोमेटोलॉजी नहीं है. ओके. सो इट हैज वेरी कॉमन सिम्टम्स. ओके. सो ओवरी कैंसर की अगर आप सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे तो ओवरी कैंसर यूजुअली जो सिम्टम्स हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस में जो पेशेंट्स को होते हैं वो है कि पेट में भरा भरा महसूस करना जी. भूख थोड़ा सा कम हो जाना जी. पेट में भारीपन महसूस करना बार बार यूरिन या वॉशरूम जाने की इच्छा होना ओके. कॉन्स्टिपेशन महसूस करना जी. सो अब किसी भी महिला को अगर ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो हम सबसे पहले कैंसर नहीं सोचते. ओके. सो दीज आर वेरी कॉमन सिम्टम्स. अगर किसी को एसिडिटी है या किसी को कॉन्स्टिपेशन वैसे भी रहती है तो एक हमारा माइंडसेट है कि हम पहले इसको नॉन कैंसर चीजों के बारे में ज्यादा एसोसिएट करते हैं. करेक्ट. सो ऑल दीज सिम्टम्स कभी 3 महीने 4 महीने 6 महीनों से पेशेंट्स में हैं और अगर उनको उनके सिम्टम्स से रिलीफ नहीं मिल रहा जी तो वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं. ओके. और फिर इवैल्यूएशन पे कई बार इन सब महिलाओं में से कुछ महिलाओं को ओवेरियन कैंसर निकलता है. ओके. सो द पॉइंट इज कि इट इज नॉट अ कैंसर की ये सिम्टम हुआ तो हमको ओवेरी कैंसर हो सकता है. करेक्ट. It is a mixture of very non-specific and very common symptoms. Right.
सेकेंडली, ओवरी इज अ डीप रूटेड ऑर्गन. उसको हम लोग ऐसे डायरेक्टली, जैसे ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट में किसी को गांठ है तो नहाते हुए या कुछ काम करते हुए या सोते हुए फील हो जाती है. बट ओवरी की गांठ जो है, जो ओवरी की ट्यूमर की जो ग्रोथ है, वो डीप इनसाइड बॉडी हो रही है. करेक्ट. तो आप चलते फिरते, नहाते हुए, बैठते हुए, सोते हुए उसको फील नहीं कर सकते. सो जब तक वो अपना सिम्टम देना शुरू करता है, तब तक वो ट्यूमर काफी बड़े साइज का हुआ होता है. ओके. दैट इज वाई प्रेशर सिम्टम आने शुरू होंगे. ओके. दैट इज वाई वो या तो पेन दे रहा है, या वो कॉन्स्टिपेशन करा रहा है, या वो उतना फैल गया है कि पेट में सिम्टम्स देना शुरू करे. ओके. सो ऑल दिस अल्टीमेटली लीड्स टू अ प्रॉब्लम where both it is diagnosed at an advanced stage and people were getting treatment for other causes, like कोई एसिडिटी की गोलियां खा रहा है, कोई कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट ले रहा है, बट nobody thought of ovary cancer. ओके. जैसे आपने अभी सिम्टम्स बताए, तो मुझे लगता है कि ये जो सिम्टम्स हैं ये काफ़ी सिमिलर हैं टू द यूटीआई ऑल्सो, तो पीपल कैन बी मिस्टेकन. सो ऐसा होता होगा लोगों के साथ. तो देखिए, जब डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक हम डायग्नोसिस नहीं कर रहे, तो ये सब पेशेंट्स यूटीआई, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, वो इन सब चीजों के ट्रीटमेंट ले रहे हैं. ओके. सो जैसा आपने बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स दीज पेशेंट्स आर रॉन्गली डायग्नोज्ड या मिसडायग्नोज्ड, एंड जब उनको महीना, 2 महीना, 3 महीना ट्रीटमेंट लेने के बाद भी इस चीज से रिलीफ नहीं मिलता, देन कोई अल्ट्रासाउंड, कोई सीटी स्कैन या कोई एग्जामिनेशन में पता चलता है कि अंदर ओवेरियन कैंसर था. ओके. सो बिफोर डायग्नोसिंग द कैंसर, उससे पहले कुछ और भी काफ़ी सारे स्टेप्स हैं जो आपको लेने पड़ते हैं जस्ट टू नो इफ इट इज़ रियली कैंसर और समथिंग एल्स. यस, सो ऑब्वियसली, बिकॉज जब भी कोई सिम्टम स्टार्ट होता है तो वो सिम्टम डायरेक्टली कैंसर का नहीं होता. जी. सो जब भी कोई सिम्टम जो है वो परसिस्ट करता है, हम कोई सिम्टम हुआ, सपोज कॉन्स्टिपेशन है या भूख नहीं लग रही जी, तो हम पहले नॉर्मल एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो अपना मेडिकल ट्रीटमेंट कुछ करेगा, कोई मेडिसिन देंगे. 20-30% लोगों को आराम पड़ता है, 20-30% को आराम नहीं पड़ता. जी. तो ये जो पॉपुलेशन है जिसको आराम नहीं पड़ रहा, ये वो पेशेंट्स है जिनको अपनी आगे जांच करवानी चाहिए. ओके. बिकॉज इफ देयर इज एनी सिम्टम विच इज नॉट गेटिंग रिलीव्ड बाय योर रेगुलर ट्रीटमेंट, इसका मतलब वी आर मिसिंग समथिंग. ओके. और हमको अपना सस्पेशन आज के जमाने में कैंसर के लिए बहुत लो रखना पड़ता है, बिकॉज बहुत छोटे सिम्टम्स कई बार डायरेक्टली कैंसर से लिंक्ड होता है. करेक्ट. सो इसीलिए जब भी कोई आपका सिम्टम जो है वो नॉर्मल मेडिकल मैनेजमेंट से ठीक नहीं हो रहा है, वी शुड ऑलवेज थिंक ऑफ कैंसर. ओके. सो जैसे आपने बताया कि भूख लगना बंद हो जाती है, तो ये यूजुअली सभी पेशेंट्स में, सभी कैंसर पेशेंट्स में होता है. सो देखिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं आपको 5 या 10 सिम्टम्स अगर बताऊं, तो हर पेशेंट में हर सिम्टम नहीं होता, और सिम्टम डायरेक्टली कभी भी बीमारी से कोरिलेट नहीं कर सकता. तो जैसे हम आम एक अपनी सोसाइटी में सुनते हैं या समझते हैं कि कैंसर में पेन होगा, भूख कम लगेगी, वेट लॉस होगा, अगर किसी को खांसी है तो ठीक नहीं होगी, कई बार ब्लीडिंग होगी, कोई गांठ है वो साइज में बढ़ रही होगी. तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये कैंसर के हो सकते हैं. ओके. बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर किसी को ये सिम्टम है तो वो 100% कैंसर. ओके. सो सिम्टम्स हैव देयर वैल्यू, कि अगर आपको इनमें से कुछ भी है तो यू शुड योरसेल्फ गेट एग्जामिन्ड कि आपको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है. ओके. बट किसी को ये सिम्टम है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको 100% कैंसर. ओके. सो सिम्टम्स कैन ओनली गाइड अस कि भाई मुझे ये चीज हुई है और मैं मेडिकल मैनेजमेंट लिया है और उससे ठीक नहीं हुआ, तो इट नीड्स फर्दर इवैल्यूएशन. ओके. उस फर्दर टेस्टिंग या उस फर्दर इवैल्यूएशन में वो कैंसर निकल भी सकता है या कुछ और बीमारी निकली, पर वो तो चेक करने के बाद ही पता चले. ओके. So symptoms are helpful, but symptoms are never absolute. ओके. ये कैंसर किस एज ग्रुप में होता है? So जो हम जनरली ओवेरियन कैंसर की बात करते हैं, that is high grade serous carcinoma of the ovary. ये जनरली 50 या 55 साल से की जो महिलाएं हैं उनसे ऊपर के एज की बीमारी है. यंग
फीमेल्स जो हैं उनमें ओवेरियन कैंसर कम होता है, बट ऐसा नहीं है कि उनमें ओवेरियन कैंसर नहीं हो सकता. Okay. So it can begin at the age of. It can begin, say, at the age of 30 also, Okay. 35 also, Okay. but high grade serous cancers generally happen Hmm. at an age of around 50-55 or more. ओके. सो जनरली आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं, जैसे आपने सिम्टम्स बताए, तो मुझे लगता है आपसे पहले वो मे बी किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास पहले पहुंचते होंगे. सो कैंसर डायग्नोसिस से पहले डायरेक्टली, जैसे मैंने बोला कि हमको कोई सिम्टम हुआ तो वी डेफिनेटली डायरेक्टली डोंट थिंक कि मुझे कैंसर हो गया. करेक्ट. सो हम सबसे पहले जो हमारी कंट्री में जैसा मेडिकल मैनेजमेंट चलता है, वी जनरली फर्स्ट गो टू आवर फैमिली डॉक्टर. So he may be a gynecologist, he may be MD medicine, he may be a surgeon. तो जनरली हम लोग फर्स्ट जो इनकाउंटर है वो उस लेवल पर करते हैं. कुछ शहरों में वो MBBS डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी हो सकते हैं. So first of all the symptoms are evaluated at the level of your family doctors. Okay. And जब उनकी मेडिकल मैनेजमेंट से आप ठीक नहीं होते जी. तो उसको फर्दर इवैल्यूएट करवाने के लिए वो या तो कोई अल्ट्रासाउंड लिखेंगे या कोई सीटी स्कैन एडवाइस करेंगे या फिर आप कोई सेकेंड ओपिनियन लोगे. ओके. एंड उसके बाद जनरली जो होता है, कोई गांठ दिखेगी या कोई सस्पिशन ब्लड रिपोर्ट में ऐसा आएगा जिसके ऊपर से आपको गाइड किया जाएगा कि ये कैंसर हो सकता है. ओके. एंड देन अल्टीमेटली पीपल लैंड टू एन ऑन्कोलॉजिस्ट. ओके. सो बेसिकली फर्स्ट और सेकंड स्टेज में इसको डायग्नोस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है. ओवेरियन कैंसर्स का फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज में, जैसे मैंने आपको पहले रीजंस बताए जी, उसमें डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है. सेकेंडली अवेयरनेस का भी प्रॉब्लम है, बिकॉज हमारी कंट्री में स्टिल वी आर नॉट वेरी वेल एजुकेटेड एंड वेल अवेयर अबाउट दीज कैंसर सिम्टम्स. जी. एंड थर्ड, जैसे मैंने बताया कि वी डोंट डायरेक्टली एसोसिएट और थिंक कि ये कैंसर हो सकता है. सो द मल्टीट्यूड और ये सारे मल्टीपल फैक्टर्स जो हैं ये अल्टीमेटली कैंसर डायग्नोसिस की जो एक टाइमलाइन है उसको डिले करते हैं. ओके. सो इफ समबडी इज हैविंग फ्रीक्वेंट यूटीआईज, सो क्या इसमें कुछ ऐसे चांसेस हैं दैट यू नीड टू गेट? सो फ्रीक्वेंट यूटीआईज जो हैं, इट हैज डायरेक्टली नो रिलेशन विद कैंसर. ओके. बट एज आई मेंशन, फ्रीक्वेंट यूटीआई क्यों हो रहा है ये आंसर ढूंढना जरूरी है. ओके. नाउ फ्रीक्वेंट यूटीआई कुड बी ड्यू टू अ सिंपल रीजन कि कोई स्टोन था ओके. जो इम्पैक्टेड है और उसके कारण बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, ओके. या देयर इज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट ऑफ द पेशेंट जिसकी वजह से बार बार इम्यूनिटी डाउन हो रही है, ओके. अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है या कैंसर है. ओके. नाउ द क्वेश्चन इज, यू अंडरस्टैंड कि Yeah. एक ही सिम्टम है, देयर आर 4 or 5 पॉसिबिलिटीज, करेक्ट. बट आई कैन नॉट सिट हियर एंड टेल यू कि क्रॉनिक यूटीआई का मतलब कैंसर. बट व्हाट आई कैन टेल यू इज कि आपको यूटीआई हुआ, आपने अपना नॉर्मल डॉक्टर से उसका दवाई लिया, वो ठीक नहीं हुआ, एंड इट बिकेम फ्रॉम एन एक्यूट यूटीआई टू अ क्रॉनिक यूटीआई. ओके. यू एज अ पेशेंट शुड बी अवेयर कि व्हाई इट इज अ क्रॉनिक यूटीआई. तो आप कुछ अल्ट्रासाउंड कराएंगे या सीटी स्कैन कराएंगे, उस सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड पे जो निकल कर आएगा वो आपका डायग्नोसिस बनेगा. ओके. So it could be related to cancer. It might not at all be related to cancer. Okay. But we cannot assume this thing. हमको वो चेकअप करके ही पता चलेगा. ओके. जैसे ये क्रॉनिक यूटीआई का एग्जांपल है, वैसे ही आपके बाकी सारे सिम्टम्स का भी एग्जांपल. ओके. सो बेसिकली जो फ्रीक्वेंट यूटीआईज होते हैं, मैंने कुछ लोगों से सुना है कि इसका स्ट्रेस से काफ़ी कुछ लेना देना होता है. इफ़ यू आर मोर स्ट्रेस्ड तो आपके चांसेस हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूटीआईज में आप साइकिल में फंस जाओगे. अगेन सी, इफ यू टॉक प्योरली ऑन साइंस, कहीं ना कहीं स्ट्रेस में भी रिलेटेड टू ईच एंड एवरी डिजीज इन द बॉडी. ओके. बट इफ यू टेल मी कि हाउ अ इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ स्ट्रेस लीड्स टू यूटीआई, there is no direct correlation. Okay. So stress can add up to the problem by patient proper treatment नहीं ले रहा, या डर रहा है,
या प्रॉपर इवैल्यूएशन नहीं करा रहा। सो अल्टीमेटली जो छोटी यूटीएस या एक्यूट प्रॉब्लम थी वो क्रॉनिक बन गई, और हमने एक्यूट को क्रॉनिक बनाने के लिए किसका नाम दिया? स्ट्रेस का। ओके। सो स्ट्रेस इज अ वेरी मिसयूज्ड वर्ड in medical management, because जहाँ पर हमें कुछ समय नहीं लगता, हमको लगता है कि स्ट्रेस नहीं करती। ओके। But if you ask me कि how or why a increased amount of stress can have a direct relation to a chronic UTI problem, that is difficult to explain. ओके। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि स्ट्रेस की वजह से होने वाले जो इन्फ्लेमेशंस हैं, जो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशंस होती हैं, उसकी वजह से जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो यूरिनरी ट्रैक है, उसमें कुछ सूजन होने की वजह से आपको इन्फेक्शंस बार बार हो रहे हैं? So cancer in itself is a pro-inflammatory state. ओके। तो कहीं भी बॉडी में जहां क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो रही है, वहां पर आपकी कैंसर होने की जो चांसेस हैं वो नॉर्मल के मुकाबले ज्यादा है। ओके। नाउ वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन किसी भी वजह से हो सकती है। इट माइट बी ड्यू टू स्ट्रेस, इट माइट बी ड्यू टू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, chronic long standing infections. So the reason may be any. Okay. But any chronic inflammatory or a long standing inflammatory change in the body has an increased risk for development of cancer. Can we say कि hormonal balance भी एक बड़ा reason है कैंसर होने के लिए? So hormonal balance in ovarian cancer का डायरेक्ट कोई कोरिलेशन हम लोग नहीं मानते। Okay. बट अगेन इफ अ पेशेंट लाइक ओवेरियन, जो सबसे ज्यादा हार्मोन मैनिपुलेशन वाली बीमारी ओवरी में हम लोग कॉमन देखते हैं, नॉट अ कैंसरस कंडीशन बट दैट इज कॉल्ड एज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और पीसीओएस और पीसीओडी। करेक्ट। सो पीसीओडी या पीसीओएस में क्या होता है? देयर इज सम हार्मोनल इंबैलेंस हैपनिंग। ओके। ड्यू टू दैट देयर आर अदर मैनिफेस्टेशंस। सो हार्मोन मैनिपुलेशन कैन हैव a effect on the normal functioning of the ovary. Okay. But hormonal imbalance से directly cancer या ovarian cancer ऐसा कोई direct relation नहीं। Okay. So how will you differentiate PCOS and ovarian cancer? So PCOS and ovarian cancer are entirely two different things. Okay. PCOS is basically a polycystic ovary. So cysts होती हैं, polycystic ovary, जिसकी वजह से हार्मोन इम्बैलेंस हुआ। Okay. और वो हार्मोन के इम्बैलेंस से जो हार्मोन बढ़ा या घटा वो अपने सिम्टम्स प्रोड्यूस करे। Okay. इट हैज नथिंग टू डू विद द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द कैंसर सेल्स। Okay. Whereas ovarian cancer में, as I told, कि there is increased production of the cell, ultimately leading into a tumor. So the reason behind polycystic ovarian syndrome and cancer, they are entirely different and not linked to each other. So हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते if somebody is suffering from PCOS तो उनको कैंसर का खतरा ज्यादा हो सकता है। So long standing PCOS में अगर किसी को ovarian cancer हो रहा है तो it could be an incidental finding. Okay. But we cannot assume this thing कि किसी को PCOS है और PCOD हो गया तो उनको ओवेरियन कैंसर होने का रिस्क जो है वो ज्यादा। सो अभी आज के डेट में हम देखें तो ऑलमोस्ट काफ़ी इजी हो गया है PCOS को डायग्नोस करना, और इसके पेशेंट्स हम लोग देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा नंबर्स हो चुके हैं PCOS के पेशेंट्स के लिए। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? सो आपने जैसे बताया PCOS इज अ कंडीशन जिसकी अवेयरनेस आजकल बहुत ज़्यादा है। सो किसी को भी सस्पेक्टेड PCOS है या वैसे सिम्टम्स हैं, so you have to consult a gynecologist, and gynecologist will do your hormonal level, your scans, and आजकल medical management बहुत effective है PCOS की, and it is being diagnosed and managed very nicely for majority of the patients in our country. ओवेरियन कैंसर के रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं और क्या लाइफस्टाइल भी एक मेजर रोल प्ले करता है? Yes, so ovarian cancer के जो हम common risk factors मानते हैं उसमें सबसे पहले तो है दी फैमिली हिस्ट्री। ओके। सो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जो होती है, देयर इज अ जीन कॉल्ड एज BRCA1 एंड BRCA2। ओके।
सो BRCA1 BRCA2 जीन्स जो हैं वो ओवेरी कैंसर कॉज कर सकते हैं. ओके. सिमिलरली नली पैरिटी, मतलब जो लेडीज ने बहुत लेट मैरिज किया, लेट प्रेगनेंसीज हुई, ओके. या उनकी आगे कभी प्रेगनेंसी नहीं हुई, ओके. सो नली पैरिटी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है. सिमिलरली पोस्ट मेनोपॉजल वेट गेन, मेनोपॉज के बाद अगर किसी लेडी का बहुत ड्रास्टिक वेट गेन हो रहा है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, ओके. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर ओवरी कैंसर. ओके. उसके बाद क्रॉनिक हार्मोन एक्सपोजर, किसी ने इनफर्टिलिटी के लिए या किसी ने किसी और बीमारी के लिए लॉन्ग स्टैंडिंग हार्मोन्स लिए हैं, ओके. सो दिस अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर Okay. ओवरी कैंसर. ओके. सो इट लाइफस्टाइल डिपेंडेंट रिस्क फैक्टर्स हैं, बिकॉज weight gain, lack of physical activity, stress, alcohol consumption, postmenopausal rapid weight gain, ओके. hormone exposure. So ये जो सारी constellation of symptoms हैं, ये ovary cancer के main risk factors हैं. ओके. तो अगर लाइफस्टाइल चेंजेस की हम बात करें तो आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? So for not only for ovarian cancer, any cancer, the rule would be कि patient should have a healthy and a very active lifestyle. ओके. Especially women should not allow post-menopausal weight gain. ओके. ठीक है, because that is a very important risk factor for any cancer. Early marriage, early pregnancies, breastfeeding should be encouraged. And a work-life balance should be there, because आजकल क्या है कि career oriented हो गया है बहुत, तो people are entering into marriage at a very late age. Pregnancies are happening at a much later age than what they used to be. ओके. So ultimately all these things directly or indirectly can have an impact on your risk of cancer. क्या ओवेरियन कैंसर हेरिडिटरी होता है? Yes, so मैंने बताया BRCA1 BRCA2. So these are the two genes which can cause hereditary ovarian cancer. ओके. So this is, अभी हम बहुत ज़्यादा diagnosis इसको नहीं कर पाते, because still the technology and the tests that are available 5 साल पहले तक बहुत expensive थे. ओके. अब available हैं, but awareness उतनी नहीं है. But yes, it is hereditary, and it can run in families. ओके. And any women who has a history of breast cancer, ovary cancer, male breast cancer, multiple cancers in the family, or young cancers in the family. ओके. So ये जो symptom, ये जो मतलब लोग हैं, ये सबको ध्यान रखना चाहिए कि ये वाले जो सब ग्रुप हैं लोगों के, इनके जो कैंसर्स हैं वो जीन्स या जेनेटिक्स से लिंक हो सकते हैं. ओके. सो इफ समबडी हैव फैमिली हिस्ट्री, तो आप क्या सजेस्ट करोगे, किस एज में उनको ये टेस्टिंग शुरू कर देनी चाहिए? So it is not that easy to understand, because Okay. It is a very gene specific thing. So अगर किसी को हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि आपको सिग्निफिकेंट या रेलेवेंट फैमिली हिस्ट्री है, तो सबसे पहले हमको ये कंफर्म करना है कि हम किस जीन और किस जेनेटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं. ओके. देन पर्टेनिंग टू दैट स्पेसिफिक जीन, देयर आर गाइडलाइंस अवेलेबल कि अगर ये वाला जीन का टेस्ट हुआ तो वो टेस्ट कैसे कराना है, किन किन लोगों को कराना है, और कौन सी एज के बाद उनके बाकी रिमेनिंग फैमिली मेंबर्स को स्क्रीनिंग में डालना है कि नहीं डालना है. ओके. सो इट इज अ वेरी स्पेसिफिक and a gene targeted thing. It cannot be a one line answer कि हम इस जीन के रिलेटेड इसको इस एज से कैंसर स्क्रीनिंग शुरू कर. अगर सिम्टम्स काफ़ी वेग हैं तो कौन से टेस्ट आप रिकमेंड करते हैं सबसे पहले? So whenever a patient comes to us, या गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे ऐसे सिम्टम्स में, तो हम जनरली सबसे पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, पेशेंट को एग्जामिन करेंगे, और उसके बाद जनरली एक ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड या पेट का अल्ट्रासाउंड, ओके. जो एक बहुत बेसिक टेस्ट है, वो कराया जाता है. और साथ में
कुछ ट्यूमर मार्कर्स होते हैं लाइक CA-125, CEA, जो हम लोग करवाते हैं। और इन रिपोर्ट्स के बाद जो कुछ उन रिपोर्ट्स में निकल कर आएगा, उसके बाद हम लोग जनरली CT स्कैन या PET स्कैन जैसे टेस्ट करवाते हैं, फॉलोड बाय अ बायोप्सी और एन FNAC टू कंफर्म कि ये बीमारी कैंसर की है या नहीं, और अगर है तो कौन सी स्टेज पर है। ओके, सो CA-125 को थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं? सो CA-125 इज अ ट्यूमर मार्कर। ओके, CA-125 एक मार्कर है, एक प्रोटीन है जो ओवरी और ओवरी कैंसर में बढ़ता है। CA-125 का फायदा ये है कि ये ओवरी कैंसर में बढ़ता है, तो हम ब्लड से इसको चेक कर सकते हैं। ओके, नेगेटिव बात क्या है कि ये सिर्फ ओवरी कैंसर में ही नहीं बढ़ता, इट कैन इंक्रीज इन इन्फेक्शन ऑल्सो, इट कैन इंक्रीज इन एंडोमेट्रियोसिस ऑल्सो, it can increase in 100 other conditions also. ओके, So अगर किसी को ओवरी कैंसर है और हमको CA-125 की जो वैल्यू है वो एलिवेटेड या ज्यादा मिली, तो इट विल हेल्प अस इन डायग्नोसिंग। ओके, बट किसी को CA-125 ही सिर्फ बढ़ा हुआ है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसको डायरेक्टली ओवेरियन कैंसर होगा। ओके, तो इसकी नॉर्मल रेंज कितनी रहती है? सो लेस देन 35। Okay. So normally CA-125 is generally less than 35. Benign conditions में या long standing infections में ये 50, 60, 100 तक चलता है। Okay. ओवरी कैंसर्स में जनरली ये बहुत एलिवेटेड होता है, 200, 300, 400 Okay. या उससे भी ज्यादा हो सकता है। Okay. So इसके बेसिस पे आप जज कर सकते हैं if the person is having a high risk cancer. इसका पर्पस, सिर्फ इसका पर्पस तो नहीं मैं बोलूंगा। Okay. दिस प्लस इमेजिंग प्लस क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स Okay. all will help Okay. in diagnosing ovarian cancer, Okay. but not solely on the basis of CA-125. Okay. CA-125 का इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ट्रीटमेंट को फॉलो करने में। सपोज आपका बिफोर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट CA-125 600 था, हमने ट्रीटमेंट किया और वो 400 आ गया, फिर 200 आ गया और फिर 35 से कम हो गया। इसका मतलब द रिस्पॉन्स ऑफ ट्रीटमेंट इज गुड। अगर हम इस पेशेंट को फॉलो अप पे डाल रहे हैं और अगर ये दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाए, तो हमको रिलैप्स या रिकरेंस से कैसे पेशेंट को पिकअप करना है, वहां पर भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। सो CA-125 हैज वेरी लिमिटेड रोल बट एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओवेरियन कैंसर मैनेजमेंट। जिसका वैल्यू बढ़ा हुआ है उसको सस्पेक्टेड हो सकता है, बट अकेला CA-125 कैन नेवर बी डायग्नोस्टिक ऑफ ओवेरियन कैंसर। Okay. Can you tell us more about BRCA? So BRCA stands for breast cancer related genes. Okay. So BRCA दो जीन्स बहुत कॉमन है, BRCA1 एंड BRCA2। So BRCA1, BRCA2 जो है वो ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर के रिस्क को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। Okay. So any person, any women who is BRCA1 positive, उनको ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस मोर देन 90% है, और ओवरी कैंसर होने का रिस्क मोर देन 50% है। ऐसे ही BRCA2 अगर पॉजिटिव है तो ब्रेस्ट कैंसर होने का जो रिस्क है अराउंड 50 to 60% है, Okay. और ओवेरियन कैंसर होने का जो रिस्क है वो अराउंड 30 to 40% है। Okay. So BRCA is a very important gene for increasing your risk for both ovary and breast cancers. Okay. And इसमें सबसे it is very common I think, but still to complete the information, we are all aware of Angelina Jolie, the international star. So her mother is BRCA1 positive. Okay. So she was at a risk. So she got herself tested for BRCA test. Okay. BRCA1. Okay. She turned out to be BRCA1. And then, despite being an international star, she decided to remove both her breasts. Okay. ताकि उनको breast cancer ना हो सके. So this is the importance of knowing your BRCA. Okay. Because अगर आपका considerable family history है, आपने timely check किया है और आपने उसका corrective action लिया है, तो you can save yourself Okay. from development of BRCA related cancers. So do you think obesity, alcohol consumption or smoking are big risk factors? All of them, yes. Okay. So obesity, alcohol consumption, smoking, एक तो sedentary lifestyle में contribute करता है,
Secondly, as we discussed previously, all this will increase the inflammation in the body. So pro-inflammatory state will ultimately have an increased risk for cancer. सो जैसे आपने बताया आफ्टर मेनोपॉज काफ़ी ज़्यादा वेट गेन होने लगता है, सो क्या आपको लगता है कि उसके लिए हार्मोनल थेरेपीज आपको लेना चाहिए? Not at all. So post-menopausal weight gain has nothing to do with your hormones. It Okay. is to do with your sedentary lifestyle, because menopause happens at the age of say 50. So 50 साल के बाद Indian women especially will not be very active, or they will have some other knee related problems or some other medical issues, जिसके कारण से उनकी मोबिलिटी जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है. So women who have a sedentary lifestyle and have a post-menopausal weight gain can have an increased risk for development of cancer. But it has nothing to do with your hormones. सो प्री मेनोपॉज की अगर हम बात करें तो वो किस एज से होना शुरू हो जाता है? प्री मेनोपॉज जनरली देखो, मेनोपॉज जो है दैट इज happening around the age between 46 to 50 years. So any menopause which is beyond, मतलब earlier than this age is a premenopausal state. So early menopause लगा लीजिए, premenopausal लगा लीजिए. Normally premenopausal women हम लोग कैसे define करते हैं? Premenopausal women are those women जिनका अभी भी monthly जो cycle है वो regular है और आ रहा है. Then from premenopausal women move towards perimenopausal. Right. So perimenopausal is the age जहाँ पर menopause होने वाला है पर अभी हुआ नहीं. And then from perimenopausal the women move towards menopause. That is the stoppage of the monthly periods. And that happens around the age of 46, 48, 50. So क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि पोस्ट मेनोपॉज जो रिस्क है वो काफ़ी हो जाता है? For cancers? Yes. Yes, it can. Yes. तो जैसे आपने बताया आप सिटी स्कैन्स और अल्ट्रासाउंड्स रेकमेंड करते हैं, तो आपका फाइनल स्टेज या फाइनल डायग्नोसिस स्टेप क्या रहता है कैंसर के लिए? So cancer में basically we have to understand these are two different things. First of all, you have to confirm whether it is cancer or not. तो जो confirmation है that is only done by a needle test. तो हम गांठ में नीडल डाल के चेक करेंगे. That is either FNAC और बायोप्सी. Once we are very sure कि जो गांठ हमारे को नजर आ रही है या जो हम सस्पेक्ट कर रहे हैं वो कैंसर है, फिर हम उस पेशेंट का स्टेज जानने के लिए या तो पूरे शरीर का सीटी स्कैन या होल बॉडी पेट सीटी स्कैन करते हैं. और पेट स्कैन में जहां जहां भी कैंसर सेल पूरे शरीर में फैले हुए हैं वो हमको दिखते हैं. And then depending on the stage of the PET scan, we tell you कि ये पेशेंट को स्टेज 1, 2, 3 या 4 का कैंसर है. बायोप्सी क्या है? बायोप्सी एक मेथड है जिससे हम गांठ में से इतना सा पीस लेकर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे चेक करके आपको बताते हैं कि इसमें कैंसर के सेल हैं या नहीं. और अगर कैंसर के सेल हैं तो ये किस टाइप का कैंसर है. सो बायोप्सी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर डायग्नोजिंग कैंसर. सो जैसे कि हम सबको पता है इफ समबडी इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, तो उस केस में अगर हम बायोप्सी टेस्ट लेते हैं तो क्या उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? सो डायबिटीज में, फॉर डायबिटीज डायग्नोसिस वी डोंट offer or do biopsy. Because biopsy is only done if there is a doubtful mass, lump or a tumor. Diabetes में ऐसा कुछ नहीं होता. Diabetes is a blood test driven diagnosis. Any patient who is diabetic should have his or her diabetes controlled to a certain extent before we do a biopsy. But if you ask me, diabetes is a easily manageable condition. So हम biopsy को इसीलिए डिले नहीं करते या इसीलिए उसको एडवाइज नहीं करते कि पहले शुगर कंट्रोल करो फिर डायबिटीज. ऐसा नहीं होता.
Cancer is a far more serious thing than diabetes. Okay. And unless we do the biopsy, Hmm. हम पेशेंट का डायग्नोसिस नहीं बना सकते. Hmm. So इसीलिए a patient should have a decently controlled diabetes, Okay. but obviously it will have a far more importance to do a biopsy rather than to wait for the control of diabetes. Okay. So if a cancer patient is diabetic, तो क्या वो higher risk पे होते हैं? In a certain sense, yes, because body की immunity और कम होती है. Hmm. Diabetics already are immunocompromised. Hmm. Then patients who go on chemotherapies, Hmm. they can have more side effects. Okay. Long-standing diabetes can have neuropathies, and certain chemotherapy drugs add to those neuropathies. Okay. So any uncontrolled or badly controlled diabetic Hmm. can have a difficult course Okay. of cancer management Hmm. in comparison to a person who has a well-controlled diabetes. Okay. So diabetes in itself is not a bad thing. Hmm. Well-controlled diabetes is acceptable. Hmm. Only patients who are uncontrolled diabetic, who are having long-standing complications of diabetes, Hmm. they sometimes interfere with effective cancer management. ओके सो इसके ट्रीटमेंट्स के अगर स्टेप्स की हम बात करें तो सबसे पहले हम पेशेंट्स पे क्या ट्राई करते हैं? So any cancer management, especially ovarian cancer management, depends on what stage you are. ओके So अगर early stage ovarian cancer है तो the first mainstay of the treatment is surgery. ओके अगर stage 3 या stage 4 ovarian cancer है तो हम आजकल कुछ पेशेंट्स को पहले कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी लगाकर डिजीज को डाउन स्टेज करते हैं एंड फिर सर्जरी करते हैं. ओके ओवरी कैंसर इज प्रोबेबली वेरी फ्यू कैंसर्स इन द बॉडी जहां पर स्टेज 3 एडवांस्ड और स्टेज 4 कैंसर्स में भी हम लोग सर्जरी करके इसको खत्म कर सकते हैं. ओके सो इट इज अ वेरी रिस्पॉन्सिव ट्यूमर टू द ट्रीटमेंट. ओके इसीलिए चाहे ये एडवांस स्टेज पर डिटेक्ट होता है, still patients will get very good benefit okay from the treatment that is offered. okay so are there some hormonal therapies also? Yes, but more than hormonal therapies, the mainstay of hormonal treatment of ovarian cancer treatment is surgery, chemo, targeted. Okay, so before doing the surgery, do you recommend to have some medical treatments? It all depends on what stage we are. As I told, stage 1, 2, we don't waste time with medical treatments because it is a curable disease. तो हम डायरेक्टली पेशेंट को सर्जरी ऑफर करते हैं. Okay. स्टेज 3, स्टेज 4 वेयर हमको लगता है कि पूरी बीमारी अभी नहीं निकाल सकते या पेशेंट का फिटनेस उतना अच्छा नहीं है कि इतनी बड़ी सर्जरी टॉलरेट कर ले, तो हम लोग कीमोथेरेपी देके टारगेटेड थेरेपी देकर उस बीमारी को कंट्रोल करते हैं एंड देन वी सेंड देम फॉर सर्जरी. ओके सो किसी भी पेशेंट की अगर हम बात करें कैसी भी ट्रीटमेंट्स देने के बाद भी क्या उनको हाई रिस्क होता है इफ़ समबडी गेट्स ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ कीमोथेरेपी या और किसी भी थेरेपी से, क्या उसके बाद भी उनको कोई रिस्क होता है कि उनकी बॉडी में कहीं और वो सेल जो है वो डेवलप हो सकता है, म्यूटेट कर सकता है? सो रिस्क फॉर रिलैप्स और इन ओवेरियन कैंसर इज ऑलवेज देयर. ओके सो जनरली जो ओवेरियन कैंसर का ग्राफ रहता है वो ये रहता है कि एट डायग्नोसिस patients may come at advanced stage but they will get benefit and they are cured of this disease. But generally most of the patients will have or suffer a recurrence in the time span of 1.5 to 2 years. Okay. वो डिपेंड करता है कि वो एक साइड पे रिकरेंस आया है या बहुत साइड्स पर रिकरेंस आया है, वो क्यूरेबल है कि नहीं है. बट रिस्क ऑफ रिकरेंस इज ऑलवेज देयर इन अ ओवेरियन कैंसर पेशेंट. ओके इसीलिए आजकल देयर आर सर्टेन टैबलेट्स अवेलेबल, पार्प इनहिबिटर्स हैं, ब्राका स्टेटस चेक किया जाता है बिकॉज अगर ब्राका पॉजिटिव है या एचआरडी पॉजिटिव है तो टैबलेट्स लगा दी जाती हैं मेंटेनेंस के रूप में ताकि 1 साल 2 साल तक वो टैबलेट्स चलती रहें और पेशेंट्स को रिकरेंस का सामना ना करना पड़े. सो देयर इज इनफ एडवांसमेंट, मोर रिसर्च इज गोइंग ऑन, बट टू आंसर योर क्वेश्चन कि इज देयर अ रिस्क ऑफ रिकरेंस इन ओवेरियन कैंसर? Yes, it is there and it always remains there. Okay. So इंडिया में करंटली हम बात करें हर साल तकरीबन
40,000 औरतें हैं जो ओवेरियन कैंसर से डिटेक्ट होती है, तो आपके अकॉर्डिंग मोर्टेलिटी रेट क्या है? So mortality rate is high. There is no doubt over it. ओके, But it has multiple factors associated. So mortality is directly not related to cancer. Some patients do not take treatments. Some patients condition and age does not allow for the effective treatment. ओके, There is a huge barrier of finance involved. कुछ लोग उतना स्पेंड नहीं कर पाते. कुछ हमारे सोसाइटी का टैबू है कि कैंसर हो गया, फायदा नहीं होगा, हम ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहते जी. सो आई थिंक जो मोर्टेलिटी है इसको हम सिर्फ एक विजन से नहीं देख सकते कि ओवरी कैंसर हुआ तो पेशेंट ने अपनी लाइफ लूज किया. इट इज हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन मेनी स्मॉल फैक्टर्स. ओके, ट्रीटमेंट कहाँ से लिया, कितना लिया, जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट था वो मिला कि नहीं मिला, ओके, पेशेंट ट्रीटमेंट कंप्लाइंट था कि नहीं था, पेशेंट जितनी डोजेस हम देना चाहते थे उतनी डोज टॉलरेट कर पाया कि नहीं कर पाया, ओके, फैमिली मोटिवेटेड थी कि नहीं थी. फाइनेंशियल इशू एक बहुत बड़ा इशू होता है कैंसर ट्रीटमेंट में. जी. वो फाइनेंशियल चैलेंज था कि नहीं था. वो ट्यूमर बायोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ट्यूमर कितना एग्रेसिव था, सारा ट्रीटमेंट होने के बावजूद पेशेंट को अच्छा रिस्पॉन्स आया कि नहीं आया. ओके, So you understand, all these factors will contribute independently to have an impact on the mortality of a cancer patient. ओके, So same is applicable with ovarian cancer. So have you ever dealt with such patients जिनको डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट से डर लगता है and they deny? No, so there are majority of the patients. It's a very scary word. See, cancer is a very, very scary diagnosis. Right. It is a life-altering diagnosis, not only for the patient, but for the whole family. So I see it day in and day out that fear of the word is enough. Yeah. And now there is a reaction to this diagnosis. Sometimes people want to fight it, overcome it, and then lead a healthy life. Okay. There are certain people who are very scared of it. Right. So we treat the patients according to what they are. Majority of the times we have to first take them into confidence, counsel the family, counsel the patient, make them understand that it is not as scary as they think it of. Okay. हमारे सोसाइटी में कीमोथेरेपी, कैंसर, ये ऐसे ऐसे शब्द हैं जिनका अल्टीमेट जो मैसेज है दैट इज डेथ सेंटेंस. तो ऐसा नहीं है. Patients are, majority of the patients will be able to tolerate that cancer treatments. But जो एक हमारी माइंड सेट है, जो हमने सीखा, सोचा है या समझा है, किसी और का अच्छा नहीं हुआ इसलिए हमारा अच्छा नहीं होगा जी. सो ये जो चीजें हैं ये बैरियर्स हैं ट्रीटमेंट. ओके. एंड ये हर कैंसर पेशेंट के साथ रहती हैं. बट देन आवर जॉब इज टू कन्विंस देम, to make them understand and the family members ki nahi, it is not, it is a bad diagnosis, but still you will be able to come out of it. Okay. And ultimately there are so many cancer fighters or survivors today who fight their way out of it and lead a very healthy and a normal life, and that is inspiring not only for them but for us also. Okay. So psychologically I think काफी इफेक्ट करता है ये पेशेंट्स को. Obviously, because आप बैठे बैठे किसी को बताओ कि आपको कैंसर है, so the world comes upside down for right. It's a very scary diagnosis. And not just the patient, but as I family the also. The whole family. So Okay. you have to think. People start thinking about the life, the remaining life. कितना time है? What is the age of the patient? Financial challenge है. आगे family set करना है. Job security रखना है. Treatment लेना है. So he has to or she has to manage 10 different things despite being sick. And it is a very, very challenging thing to do. क्या हर
ओवेरियन कैंसर पेशेंट की ओवरीज को रिमूव करना पड़ता है? सो जनरली अगर कैंसर की जो एज है पेशेंट की, शी इज मोर देन 50 years of age, generally ovaries are removed. ओके. बट अगर अर्ली स्टेज डिजीज है, फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन पेशेंट चाहता है, फैमिली कंप्लीट नहीं है, शी इज Okay. यंग, आजकल देयर आर मेथड्स अवेलेबल टू ऑफर फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन. बट अगर वो हमारा फैमिली वाला कंपोनेंट पूरा है तो फिर जनरली ओवरीज को रिमूव किया जाता है. ओके. सो क्या मेथड्स रहते हैं? सो एक तो सर्जिकल मेथड, अगर बहुत अर्ली स्टेज है तो वी कैन डू अ फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी. ओके. बट इफ द डिजीज इज एडवांस्ड और वो रिमूव करना ही है ओवरी, Right. it cannot be left behind. Hmm. So then we have nowadays, we take the help of the fertility specialist gynecologists. Okay. तो हम जो है वो एग रिट्रीव कर लेते हैं, उसको Okay. स्टोर कर सकते हैं. Okay. अगर मैरिड कपल है तो we can even do the fertilization in vitro and then store it as Okay. zygote. Okay. हम ओवरी के पीस को भी आजकल थोड़ा सा लेकर उसको प्रिजर्व कर देते हैं ताकि उससे फंक्शन यूज किया जाए. Okay. सो देयर आर मल्टीपल मेथड्स अवेलेबल नाउअडेज, Okay. जहाँ से ओवरी के फंक्शन को हम लोग, जो फर्टिलिटी वाला पार्ट है, वो हम कैंसर होने के बावजूद पेशेंट को एक नॉर्मल हेल्दी फर्टिलिटी वाला जो लाइफ है वो दे सकते. Okay. So according to you, does it affect the fertility rate? सो सी, फर्टिलिटी रेट का सक्सेस तो आई थिंक आईवीएफ सेंटर्स वाले या जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, दे वुड बी एबल टू टेल यू एग्जैक्टली. बट as an oncologist, what we do, we don't want to compromise on the the fertility potential. Okay. So हमें पता है ओवरी निकालनी पड़ेगी कैंसर के लिए. Okay. So we cannot tell the patient कि आपका कैंसर तो ठीक हो जाएगा, पर we don't have the means to have a family. Okay. So हम एग स्टोर करवाते हैं, हम ओवरी का टिश्यू प्रिजर्व करवा लेते हैं. Okay. So ways and means are there, जहाँ से they can have their normal families afterwards with the help of assistance. Okay. But how much is the success rate of those things, and how many people are actually opting for it? ये जो discussion है, I think this is more prudent. The correct answers would come from the fertility specialists or the gynecologists who Okay. do these procedures. Okay. So जो young age में cancer survivors होते हैं, तो उनको क्या प्रेगनेंसीज में प्रॉब्लम आ सकती हैं? आ सकती हैं. आंसर यस, बिकॉज कीमो के बाद आपका फर्टिलिटी पोटेंशियल शायद उतना अच्छा ना रहे. Okay. या जो आप एग्स अब हो रहे हैं, those might have some effect of the therapy that is being given. Some therapies are directly gonadotoxic, मतलब वो आपकी reproductive potential को वैसे ही कम कर सकते हैं. So आ सकती हैं yes, जहाँ जहाँ हमको लगता है कि वो आ सकती हैं, हम फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स की मदद से पहले वो करेक्टिव एक्शन लेकर रखते हैं. Okay. in the form of egg preservation, ताकि हमको बाद में इन समस्याओं का जो वो है प्रॉब्लम वो फेस ना करना पड़े. Okay. So कीमोथेरेपी क्या है और इसका प्रोसीजर क्या रहता है? कीमोथेरेपी इज बेसिकली थेरेपी जो खून में हम ब्लड में देते हैं. Okay. थ्रू एन इंट्रावेनस, जैसे हम कैनुला में ग्लूकोज लगा कर देते हैं. Right. वैसे कीमोथेरेपी होती है. इट इज अ स्ट्रॉन्गर एंटीबायोटिक, टू टर्म इट वेरी सिंपली. Okay. सो एक ड्रग है जो कैनुला के थ्रू हम ग्लूकोज की बोतल में डाल के पूरी बॉडी में घूमेगी वो, और जहाँ जहाँ भी कैंसर सेल्स होंगे उनको वो मारती है. Okay. So that is the basic, in a very very basic fashion, Okay. what is chemotherapy. So रेडिएशन इससे अलग होता है? Radiation is a different modality of cancer treatment. Okay. Radiation में हम लोग रेडिएशन के थ्रू कैंसर को मारते हैं. Okay. रेडिएशन पूरी बॉडी को नहीं दी जा सकती. रेडिएशन कैन बी गिवन टू अ सर्टेन पार्ट. Okay. सो कोई लंग कैंसर का कुछ पार्ट है, सर्विक्स कैंसर है, वो कैंसर्स जो हम ऑपरेट नहीं कर पा रहे, वहां पे हम सिकाई देके उन कैंसर्स को खत्म कर सकते हैं, सेल्स को. या कुछ कैंसर्स में सर्जरी के और कीमो के बाद भी रेडिएशन लगानी पड़ती है Okay. टू स्टेरिलाइज दैट एरिया. Okay. सो कैंसर में सर्जरी इज वन ऑप्शन ऑफ ट्रीटमेंट. Hmm. कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी इज वन ऑप्शन ऑफ ट्रीटमेंट.
and radiotherapy is one option of treatment. Okay. Depending on your diagnosis, your stage, either 3 of them can be used or 2 of them can be used or only one modality is used. वो डिपेंड करता है कि हम कौन सी बीमारी को कौन सी स्टेज पे ट्रीट कर रहे हैं. Okay. So once the patient gets diagnosed with ovarian cancer, patients बहुत डर जाते हैं. तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? So I think patients initially बहुत डरते हैं, but then हम उनको समझाते हैं initially कुछ महीने, but फिर उसके बाद हम ही उनसे सीखते हैं how to fight back. Because I think जो एक कैंसर पेशेंट है उससे हम लोग ज्यादा सीखते हैं. हम लोग उनको मोटिवेट करते हैं फॉर ट्रीटमेंट. हम उनको मोटिवेट करते हैं हाउ टू टेक केयर ऑफ देयर साइड इफेक्ट्स. वी हेल्प देम विद द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ दैट पार्ट. बट वंस दे टॉलरेट द ट्रीटमेंट्स एंड दे गेट समवॉट बेटर, देन दे आर अ फोर्स, unmatched force. मतलब then they want to fight and they want to kill cancer and get better. So ultimately, see, initially it is a very challenging thing. Okay. We fight for counseling them, उनको समझाना, diagnosis करवाना. Some people don't want to do biopsies. Some people don't want to take chemotherapies. Some people don't want to do surgeries. So ये सब challenges हैं, ये हम समझाते हैं. Okay. But most of the patients, they understand and कुछ hesitation के बाद treatments लेते हैं and then by the kind grace of God they get better also. Okay. So जैसे हमने बात की स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सभी की वजह बन सकती है. तो जो हम आज की डेट में खाना हम खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, द वीट, द फ्रूट्स, द वेजिटेबल्स, सो अकॉर्डिंग टू यू ये पेस्टिसाइड्स कंज्यूम कर रहे हैं हम, इनकी वजह से आपको लगता है कि कैंसर होने का खतरा जो है वो बढ़ गया है? Could be, yes, because pesticides are basically what they are chemicals. So chemicals at any level in the body will have a direct effect on the cells. Again, they will have a pro-inflammatory state. They will damage your normal healthy linings. Okay. And they will cause other viral conditions, other chronic conditions. And ultimately, they are an important risk factor for development of cancers nowadays. Okay. And there are a lot of people who are eating non-vegetarian foods in terms of saying, let's say, they are giving them a higher range of protein. So what do you want to say? So see, non-veg food per se is not an increased risk factor for cancer. Okay. Only certain cancers where there is a very large consumption of red meat can have increased risk of colon cancer. Okay. Certain way these non-veg preparations are made, especially not in India, it's not very common, but in US and Europe, where they do barbecuing, which is very common. Now barbecue जब करते हैं तो वो बहुत कम टाइम पे बहुत हाई टेम्परेचर पर करते हैं. Correct. So any food item, especially non-veg item, जब वो बारबेक्यू करते हैं तो वो उसके ऊपर बारबेक्यूइंग के लिए केमिकल्स डालते हैं, सॉसेस डालते हैं, बारबेक्यू सीजनिंग डालते हैं. Okay. So when that seasoning, those sauces are burnt at a very high temperature over a very short period of time, they release some chemicals which can be cancerous. Okay. So that way of eating food is not a very healthy way of eating food. Okay. So wherever you have a very high heat over a very small period of time, Okay. so that ultimately is going to break up or damage your proteins in the food, your vitamins in the food. जो ऊपर से आप चीज डाल रहे हो उसको सीजन करने के लिए वो उतने हाई टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं रहता. So chemicals release होते हैं. Okay. So ultimately all this could be cancerous. Okay. So do you recommend to cut down the sugar once the patient gets diagnosed? Difficult answer because see Google is full of sugar grows and cancer grows on sugar, but I don't we are yet to find a direct correlation. Okay.
And what I feel personally, it is a very debatable thing, because I see so many people cutting down on their sugars. It is good that they are trying to avoid sugar and lead a healthy lifestyle. But any patient who is on cancer treatment, if he or she has an appetite, पहले वो खा ही इतना रहा है और उसको लगता है कि अगर इतना सा चीनी खा के उसका भूख अच्छा रहेगा या वो बेटर खाना खा पाएगा, तो stopping sugar is not the solution to the problem. So you should be watchful of what you eat. Like any other substance, sugar should not be eaten in a large quantity, or it should not be abused. But any patient जो normal थोड़ी intake कर रहा है या कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान जिसको लगता है कि मेरे को इतनी सी शुगर खाने से मेरा ट्रीटमेंट ठीक होगा, मेरे को भूख लगेगी, मैं अपना ट्रीटमेंट पूरा कर पाऊंगा, इन सब इंपॉर्टेंट जगहों पे शुगर को ना कंज्यूम करके हम अपना नुकसान ही कर रहे हैं rather than help. Okay, so sugar is important for the body. Sugar is stopping sugar just for the cure of cancer is not correct. Okay. ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, बट आप मुझे बोलो कि हमने बाकी सब कुछ नहीं किया, सिर्फ शुगर बंद कर दिया और हमारा कैंसर ठीक हो जाएगा, या हमारा कैंसर इसीलिए ठीक नहीं हो रहा कि हम शुगर खा रहे हैं, देयर इज नो प्रूवन फैक्ट। ओके, सो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो ट्राई करते हैं कि डाइट चेंज करने से उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा और उनको कुछ और सर्जिकल प्रोसीजर्स या किसी भी तरह का ट्रीटमेंट नहीं लेना पड़ेगा। सो अगेन सी, you do everything you want to do, but that trial of these things should not come at the cost of your main cancer treatments. Surgery अगर होनी है तो होनी है, okay. कीमो होनी है तो होनी है, okay. रेडिएशन होनी है तो होनी है, right. इन सब ट्रीटमेंट्स के दौरान आप अपने आप को और बेटर कैसे कर सकते हैं with the help of diet, with the help of physical activity, with the help of herbs, wheat grass, turmeric, जो चीजें हम लोग सोचते हैं या देखते हैं, those should be actually the means to help in your main treatments. Okay. And they should never be the main treatments. ऐसा नहीं है कि हम डाइट लेकर ही अपने कैंसर को ठीक कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। और अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो it is a very transient phase. The cancer will come back more ferociously and in an advanced stage. Correct. So it is not an experiment to be done. अगर आप you are so much bothered कि आपको डाइट भी चेंज करना है, लाइफस्टाइल भी चेंज करना है, तो करो, but that should only be an aid to your proper cancer treatment. Okay. डाइट चेंज, लाइफस्टाइल डिसफंक्शन का करेक्शन या कुछ और चीज cannot be your mainstay cancer treatments. Okay. तो कीमो के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको लेके लोग बहुत डर जाते हैं। What do you have to say about it? So see, chemotherapy definitely will have some side effects, but एक तो हमको ये बात समझनी है कि हर बीमारी की कीमोथेरेपी अलग है। Okay. And ability to tolerate chemotherapy is different for every individual. जो साइड इफेक्ट 50 साल की महिला को या आदमी को आ रहा है वो शायद 70 साल के पेशेंट को नहीं आ रहा। Right. सेकेंडली इंटेंसिटी डिफरेंट है, डोज डिफरेंट है, ड्रग्स डिफरेंट है। Okay. So whatever is happening to one person has no relation to what is going to happen to the next one. Okay. Despite that, chemotherapy करने का जो ढंग है वो over the years बदला है। डोजेस को कैसे और कंफर्टेबली और कन्वीनियंटली देना है वो हम लोगों ने सीखा है। Okay. There are better anti-vomiting medicines available. इन्फेक्शन से, न्यूट्रोपीनिया से जो पहले पेशेंट्स खराब होते थे वो अब कम होते हैं, और सपोर्टिव केयर जो कीमोथेरेपी के बाद होता है दैट हैज ड्रास्टिकली इम्प्रूव्ड। Okay. सो आई थिंक कीमोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो मोस्टली रिवर्सिबल है। 3 to 6 months after therapy, most of the side effects are gone. Okay. And I always tell my patients that at the end of 1 year of your treatment, you're not going to remember कि आपको साइड इफेक्ट हुए थे कि नहीं। Okay. You're going to remember कि आपको कैंसर था और वो खत्म हो। Okay. So if you have to choose between the side effects and cancer cure,
then obviously you have to choose cancer cure. You Okay. have to be able to see the bigger picture of the treatment benefit rather than the 10 or 15% side effect profile that you might experience. Okay. But rest assured कि आजकल majority of the side effects that we see in our clinical practice, they are easily manageable. Okay. So जितना डर या जितना एक जो है स्टिग्मा इसके साथ एसोसिएटेड है वो उतना खराब अब नहीं है. Okay. सो कीमोथेरेपी के क्या साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं? So chemotherapy के there's a huge list of side effects that actually can happen. Okay. But before I list them, you have to understand that side effects can be 5% also and 95% also. Okay. So side effect which is 10%, 15%, 20%, they are not bothersome. Okay. So जो main side effects होते हैं nausea, vomiting हो सकता है, आजकल drugs की वजह से कम होता है. Okay. Hair loss हो सकता है but reversible है. Okay. Infection, neutropenia हो सकता है but there are injections available. Okay. Neuropathies हो सकती हैं long standing Okay. but mostly over time ठीक हो जाती हैं. Okay. Cardiac side effects हो सकते हैं but clinically बहुत कम होते हैं. Okay. Infusion reactions हो सकते हैं but again not very commonly seen. Okay. So basically the point is that rather than listing कि क्या हो सकता है, we should concentrate कि आपके patient को क्या हो रहा है. Right. And then try to manage. Because otherwise it's a huge list of side effects which can happen. But the aim is not कि क्या हो सकता है. The aim is कि क्या हो रहा है. Correct. And it depends on patient to patient. किसी Okay. पेशेंट को कुछ भी नहीं हो रहा, किसी पेशेंट को हो रहा है, तो जो जिसको हो रहा है उसका मैनेजमेंट हो रहा है. Okay. So one person sitting cannot assume कि मुझे भी वो होगा. Okay. So that is why chemotherapy has its side effects. There is no doubt over it. But they are more or less manageable and should not be assumed of before entering the treatment. क्या टारगेटेड थेरेपीज और इम्यूनोथेरेपीज भी न्यू ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं? Targeted therapies तो ovarian cancer का important part है ही है. Okay. We are using it along with chemotherapy. Immunotherapy, especially in ovarian cancer, अभी investigational है. Okay. Immunotherapy has come a long way. मतलब it is very important part of treatment for many cancers like lung cancers, lymphomas, all cancers practically. But ovarian cancer, जैसे मैंने बताया, it is so responsive to chemotherapy and targeted therapy कि immunotherapy की अभी शायद जरूरत हमें महसूस नहीं होती. Okay. या अभी उतना रोल इसका इस बीमारी में आया नहीं. Okay. कुछ सब ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में इम्यूनोथेरेपी दी जा सकती है, but it is not the mainstay of the treatment. And immunotherapy is not a very important treatment paradigm as of today of ovarian cancer, but it keeps on changing. How we used to treat ovarian cancer 5 years back, Okay. how we treat today, there is a huge change. What we do today, we might not do 5 years later. Correct. So it is a ever evolving field. Research, new medicines, new trials are being done each and every day. Okay. So oncology treatment changes at a very fast pace. Okay. Over years. Okay. So immunotherapy, what I say is in 2025, it is not a very important part. 2 years, 3 years down the line, it may become a very important part. Correct. So oncology treatment changes greatly Okay. over time. ट्रीटमेंट के बाद रिकवरी और फॉलोअप्स कैसे रहते हैं? So generally, most of the patients they recover within 3 months of their stopping of treatments. Okay. Follow-ups are done for first 2 years every 3 months. Okay. We call them every 3 months for first 2 years. We do basic blood investigations. We do their CA-125, a basic ultrasound, and a chest X-ray. Okay. It's very basic tests, and these are to be repeated every 3 months for first 2 years. Then every 6 months for next 2 years. Okay. And then yearly also once is enough. Okay. So basically frequent follow basically रखना पड़ता है because we want to pick up a relapse. Okay. But those tests are very basic और commonly हर जगह available है, हम लोग कराते हैं. So thank you so much, Dr. Chitresh Agarwal.
काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जो आज बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिसे देख के लोगों को डर लगना बंद होगा, लोगों को अवेयरनेस मिलेगी, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने अपना वक्त निकाला, आप यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच। मैं हूँ आपकी होस्ट संगीता सनोए और मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले डॉक्टर के साथ। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ। थैंक यू।